सो आज हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट स्नोफ्लेक में, वो है डायनामिक टेबल्स। ठीक है, अब डायनामिक टेबल्स का कॉन्सेप्ट पहले हम देखेंगे कि हमें डायनामिक टेबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड डायनामिक टेबल्स। ठीक है, क्यों चाहिए। अब एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे हमारे पास एक टेबल 1 है, ठीक है, एक टेबल 2 है, ठीक है, दो टेबल्स हैं। अब इन दोनों टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है, ओके। प्लस जो उसका रिजल्ट है वो हमें एक जगह स्टोर करना है, और जहां हम स्टोर करेंगे, ओके, वो एक और हमारी टेबल होगी, dt अंडरस्कोर टेबल। एक और टेबल है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, है ना। यहाँ पे हम अपना जो इन दोनों टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे भी मैं टेबल 1 में कुछ चेंज करूँ या टेबल 2 में कुछ चेंज करूँ, ठीक है, तो अगर हम टेबल 1 में कुछ डेटा ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ डेटा डिलीट करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं, टेबल 1 में करें चाहे टेबल 2 में करें, है ना, तो जो ये फाइनल टेबल है dt अंडरस्कोर टेबल, जो इन दोनों का ज्वाइन करके आई है, उसका डेटा भी चेंज होना चाहिए, करेक्ट। तो उसका डेटा चेंज कब होगा, जब मैं उसे रिफ्रेश करूंगा, राइट। बट मैं चाहता हूं कि ये रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाए, मुझे कुछ करना ही ना पड़े, है ना। अब पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये काम करने के, मतलब दो टेबल 1 टेबल 2 को ज्वाइन करके एक फाइनल टेबल में बनाने में dt अंडरस्कोर टेबल, जिसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो स्टोर भी हो। ठीक है, अब पहला तो है, चलो पहला ऑप्शन है हमारे पास सी टैस। ठीक है, सी टैस मतलब क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट। सो एसक्यूएल में ये बहुत ही कॉमन है, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 करके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, मतलब एक बार टेबल आ गई, और टेबल 1 और टेबल 2 का क्रिएट टेबल, है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे अगर dt अंडरस्कोर टेबल, तो भी हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें दिक्कत क्या आती है, इसका जो रिफ्रेश है, रिफ्रेश इज नॉट ऑटोमेटिक। मतलब जब टेबल 1 या टेबल 2 से हम डेटा इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फाइनल टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसको मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही टेबल 1 या टेबल 2 में कोई भी रो इंसर्ट हो या एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो फाइनल टेबल में वो रिफ्लेक्ट करे, तो मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल कैसे करते हैं हम स्नोफ्लेक में, वी नो वी शेड्यूल इट थ्रू अ टास्क, है ना, लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम हो रहा है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है वो भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, हम व्यू क्रिएट कर देते हैं। भाई एक SQL क्वेरी है, ठीक है, SQL क्वेरी है, होती है हमारे पास कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 लेफ्ट जॉइन टेबल 2, जो भी हमें करना है, जो भी हमारे पास कॉलम है, प्राइमरी की कॉलम, जो भी कॉलम जिस पे भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन किया और एक व्यू में डाल दिया। ठीक है, अब व्यू में हमारे पास दिक्कत क्या हो रही है कि व्यू में हमारे पास स्टोरेज नहीं होता। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई हमारी दो रिक्वायरमेंट थी बेसिक, कि भाई हमारा फाइनल जो भी हमारे पास टेबल हो या व्यू हो उसमें डेटा स्टोर हो, ठीक है, प्लस वो ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाए। ठीक है, सी टेस्ट से नहीं हुआ, व्यू से नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि व्यू हमारा सब कुछ कर देगा भाई, अप टू डेट रखेगा, जब भी मैं उसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू करूंगा वो हम मुझे हमेशा लेटेस्ट डेटा देगा, है ना।
और स्टोर नहीं करेगा, हर बार वो कंप्यूट करेगा। जितनी बार मैं व्यू को ट्रिगर करूंगा उतनी बार कंप्यूट करेगा, उतनी बार मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी स्नोफ्लेक को। ठीक है, तो ये भी हट गया। चलो, अब व्यू का नाम लिया है तो सबके दिमाग में एक आ गया होगा, एक और ऑप्शन है हमारे पास, राइट, मटेरियलाइज्ड व्यू, राइट। अब मटेरियलाइज्ड व्यू में क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है भाई, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है वो। ठीक है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मटेरियलाइज्ड व्यू का क्या है कि ये हमें एक सिंगल टेबल पे ही बना सकते हैं। ये खाली सिंगल टेबल बना सकते हैं, प्लस इसमें हम सब क्वेरी तो लिख ही नहीं सकते, यूनियन नहीं लिख सकते, विंडो फंक्शन नहीं लिख सकते। मतलब अगर मुझे दो टेबल को ज्वाइन करना है तो मटेरियलाइज्ड व्यू से तो होगा नहीं। मटेरियलाइज्ड व्यू हमारा तब काम आ जाता है, हाँ भाई ऑटोमेटिक रिफ्रेश है ना, स्टोर भी कर लेता है रिजल्ट, है ना, सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर मेरी बेस टेबल सिंगल टेबल होगी तो ये कर लेगा, अगर मेरे पास दो एक टेबल से ज्यादा हुई तो भाई ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, सी टेस्ट नहीं कर पाया, व्यू नहीं कर पाया, व्यू का मटेरियलाइज्ड व्यू भी नहीं कर पाया। अब हमारे पास एक ऑप्शन और आ गया यहाँ पे, एक ऑप्शन आ गया, वो आ गया हमारे पास स्ट्रीम एंड टास्क। भाई मैं स्ट्रीम और टास्क बनाऊंगा, है ना, इससे क्या होगा भाई, सीडीसी भी कैप्चर हो जाएगा, नो डाउट, शेड्यूल पे भी चल जाएगा, नियर रियल टाइम है, पूरा कंट्रोल है। ठीक है, बट एक यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे पास फिलहाल दो टेबल है, टेबल 1 टेबल 2, मैंने ज्वाइन कर दिया स्ट्रीम से, टास्क से मैंने उसे शेड्यूल कर दिया। अब जो एंड रिजल्ट आया है टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन करने के बाद, मैं उसे एक और टेबल से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, टेबल 3 से। फिर मैं एक स्ट्रीम बनाऊंगा, फिर उस स्ट्रीम को शेड्यूल करने के लिए फिर मुझे टास्क चाहिए। ठीक है, मतलब तीन टेबल को ज्वाइन करने के लिए मुझे दो स्ट्रीम और दो टास्क तो लग ही गए, है ना। तो स्नोफ्लेक ने क्या किया, इन सबको ओवरकम करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, डायनामिक टेबल। डायनामिक टेबल देखना कितना सिंपल है, स्ट्रीम और टास्क से कंपैरिजन में कितना सिंपल है। तो पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको। ये पहले तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा। इसका जब हम देखेंगे सिंटैक्स, उसमें आप समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ज्वाइन को सपोर्ट कर लेता है भाई डायनामिक टेबल। कॉम्प्लेक्स ज्वाइन लिखो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स ज्वाइन लिखो, जो आप लिखते हो सीक्वल में, सब सब कुछ हैंडल कर लेगा। प्लस इसको शेड्यूल भी ऑटोमेटिक हो जाता है, शेड्यूल ऑटोमेटिक हो जाएगा, रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब मुझे टास्क की जरूरत नहीं है, जैसे कि मुझे स्ट्रीम में पड़ रही थी। भाई स्ट्रीम को शेड्यूल करने के लिए मुझे टास्क चाहिए था, लेकिन डायनेमिक टेबल को शेड्यूल करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए मुझे टास्क चाहिए नहीं। आधी मेहनत तो मेरी वहीं कम हो गई। जो चीज़ मैं दो टेबल ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रीम और एक टास्क ले रहा था, यहाँ वो खाली अकेली डायनेमिक टेबल कर रही है, राइट। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हमें डायनेमिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, अब इसका सीधे सीधे सिंपल सा एक सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है डायनामिक टेबल का? देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जैसे बाकी चीज़ हम क्रिएट करते हैं वैसे ही चालू करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, डायनामिक टेबल ये तो हम लिखते ही हैं स्नोफ्लेक में। ठीक है, अब फाइनल टेबल का नाम लो dt अंडरस्कोर टेबल, जो भी मैं बना रहा हूँ, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है टारगेट लैग का। ठीक है, टारगेट लैग मतलब जो भी इसकी बेस टेबल होगी उससे ये कितनी कितनी देर में उसका डेटा चेक करके अपने आप को रिफ्रेश करे। ठीक है, मतलब जैसे मैंने टेबल वन में, ठीक है, टेबल वन में मैंने कुछ अपडेट मारा। ठीक है, अगर मैंने टेबल वन में अपडेट मारा और नीचे ज्वाइन है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 मिनट्स, तो क्या होगा, जो डायनामिक टेबल है, टेबल वन में अपडेट या इंसर्ट होने के ठीक 20 मिनट बाद डायनामिक टेबल रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है,
कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, ना मुझे टास्क लगाना है, ना मुझे शेड्यूल करना है, कुछ नहीं करना भैया। ये अपने आप ही 20 मिनट बाद मैंने अपडेट मारी, मेरी बेस टेबल 20 मिनट बाद मेरी डायनेमिक टेबल रिफ्रेश हो जाएगी। बढ़िया। इसको इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए क्या? इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए एक वेयर हाउस। वेयर हाउस, जो भी हमारा वेयर हाउस है, मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन हैज दिस, कंप्यूट अंडरस्कोर वेयर हाउस। वेयर हाउस चाहिए मतलब कंप्यूट पावर चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है। फिर अब अगला आ जाता है रिफ्रेश मोड। रिफ्रेश मोड क्या है? ठीक है, रिफ्रेश मोड हम ऑटो लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या हो सकता है रिफ्रेश मोड? मतलब रिफ्रेश मोड एक तो इंक्रीमेंटल हो जाता है और एक हो जाता है फुल रिफ्रेश। इन दोनों में अंतर क्या है? इंक्रीमेंटल मतलब हर बार ये डायनेमिक टेबल सब कुछ डिलीट, हर बार डायनेमिक टेबल खाली उतना ही इंक्रीमेंट, उतना ही डेटा लाएगी जितना कि बेस टेबल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, वहां पे डिलीट हुआ उतना ही डिलीट कर देगी। वहां पे अगर कुछ रो इंक्रीज हुई है वो ही रो इंक्रीज होंगी, ये नहीं भाई पूरा पूरा हमारा पूरा पूरा रिफ्रेश हो रहा है। फुल रिफ्रेश में क्या होगा कि भाई जब भी हमें डायनेमिक टेबल 20 मिनट बाद चलेगी, हमेशा फुल रिफ्रेश होगा। डेटा ज़्यादा पढ़ा जाएगा, डेटा कंप्यूट ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है। फिर इसके बाद एक और हमारे पास होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज की स्पेलिंग इनिशियलाइज, इनिशियलाइज है ना, इज इक्वल्स टू ऑन क्रिएट। मतलब जैसे ही मैं डायनामिक टेबल बनाऊं उससे ही काम करना चालू कर दे। या फिर एक और होता है ऑन शेड्यूल। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या? ये मेरा हो गया कि भाई ये तो आना ही आना है। ये इसका हो गया एक तरह से ब्लूप्रिंट। ये तो मुझे लिखना ही लिखना है ना। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद लिखूंगा मजेदार चीज, एज। भाई लिखो जो लिखना है लिखो, जितनी टेबल ज्वाइन करनी है करो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2। ठीक है, इसका रिजल्ट आया, फिर लिख लो कि भाई ये पूरा रिजल्ट मैंने टेबल 3 से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 3। भाई लिखो, खूब लिखो, जैसे नॉर्मल सिक्वल क्वेरी लिख रहे थे वैसे लिखो। हाँ, कुछ कुछ को हुआ भाई मुझे तो सीटी ही यूज करना है, करो भाई सीटी ही भी यूज करो, सब कुछ यूज करो विद सीटीई एज। लिखो जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है भाई लिखो, इसके अंदर किसी ने मना नहीं किया आपको। ठीक है, मतलब देखो, डायनेमिक टेबल, डायनेमिक का मतलब ही यही हो गया कि भाई एक स्टैटिक होता है एक डायनेमिक होता है। पहले तो ये है कि डायनेमिक टेबल, वो डायनेमिक टेबल हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखेगी कि भाई मेरी बेस टेबल में चेंज हुआ, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, हमने व्यू क्यों नहीं यूज किया, मटेरियलाइज्ड व्यू क्यों नहीं यूज किया, स्ट्रीम और टास्क क्यों नहीं यूज किया। स्ट्रीम और टास्क से सेम चीज हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ सेम चीज हो जाएगी, लेकिन नहीं हम करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि भाई हमें टाइम बचाना है, हमें रिसोर्सेज बचानी है? एक बार एक दो टेबल ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रीम एक टास्क बनाऊं मैं, है ना? इससे बढ़िया भाई सीधे एक डायनामिक टेबल बना लूं। राइट, और चीज़ देखेंगे डायनामिक टेबल में बाद में। ओके, चलो, थैंक यू।